Hi everyone, my name is Manisha and today we are going to study about cell biology. So first of all we see what is the cell. Cell क्या होती है? तो हमें पता है कि दुनिया में दो टाइप के जीव पाए जाते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सजीव और निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो सेल का ही होता है कि जिनके अंदर सेल पाई जाती है उनको हम बोलेंगे सजीव, और जिनके अंदर जो सेल होती है वो नहीं पाई जाती उनको बोलेंगे निर्जीव। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेल है उसकी सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी। तो सबसे पहले जो 65 के अंदर एक साइंटिस्ट आया था, रॉबर्ट हुक, उसने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। और सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी की थी वो किसके अंदर की थी? कोरक, यानी कि जो पेड़ की छाल होती है उससे कोरक बनता है। और उस कोरक को रॉबर्ट जो हुक है उसने क्या किया, एक इसकी जो पतली सी स्लाइस है उसको काट करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो उसने ये देखा कि जो स्लाइस है उसके अंदर छोटे छोटे रूम हैं, यानी कि छोटे छोटे बॉक्स है, जिसको रॉबर्ट हुक ने क्या बोला था? सेल्यूली बोला था। क्या बोला था? सेल्यूली। और जिसको बाद में हमने क्या नाम दे दिया? सेल बोल दिया। ठीक है, देख लिया कि जो सेल की खोज थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी वो डेड थी। तो डेड सेल के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था। और रॉबर्ट हुक ने ये भी बताया कि जो सेल की स्टडी की जाती है जिस भी ब्रांच में, यानी कि जिस भी ब्रांच में सेल की स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। और इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी, या फिर मैं बोल सकती हूँ सेल बायोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, इसका जो फादर जो बोला जाता है वो रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है, ल्यूविन हुक। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। और एज ए लिविंग सेल उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियल सेल देखी थी। और अब हम पढ़ते हैं कि सेल क्या होती है। सेल, अब एक चीज और बता देती हूँ कि जो साइंटिस्ट है ल्यूविन हुक, उनको हम फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी जो है वो कौन है? एंटोन वॉन ल्यूविन हुक है। कि सेल क्या होती है? सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि जो सेल है वो हमारे शरीर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल का मतलब ये हुआ कि जितने भी जीव हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है। और जो सारे जो कार्य है एक जीव के, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, जो जितने भी काम है वो सारे सेल के अंदर कंप्लीट होते हैं। इसीलिए सेल को कौन सी यूनिट बोला जाता है? फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी जीव हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि सेल मिलकर के एक पूरे जीव का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चर यूनिट भी बोला जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जो सेल जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। सेल वर्ड जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, और जिसका मतलब क्या होता है? ए स्मॉल रूम। ए स्मॉल रूम। अब हम देखेंगे सेल थ्योरी कि सेल थ्योरी किसने थी। वो सबसे पहले स्लीडन और स्वान जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। स्लीडन जो है वो एक जर्मन बॉटनिस्ट है, और जो स्वान है वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। यानी कि जो स्लीडन है उन्होंने अपनी सारी स्टडी जो है वो प्लांट्स पे की है, और जो स्वान है उसने अपनी सारी स्टडी जो है वो एनिमल सेल पे की है। तो इन्होंने सेल थ्योरी दी और उन्होंने दो पॉइंट्स बताए हैं सेल के बारे में। एक तो उन्होंने ये बताया है कि जो सारे जो एनिमल है या सारे जो प्लांट है वो सेल से मिलके बने होते हैं। और जो सेकंड पॉइंट उन्होंने ये बताया, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। सॉरी, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है।
और सेकंड उन्होंने ये बताया कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और फिर एक चीज ये जो स्वान थे, जो कि हमने ये देखा कि एक जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने ये बताया कि एक प्लांट के बारे में उन्होंने एक यूनिक फीचर के बारे में बताया। हालांकि ये जूलॉजिस्ट है, मतलब ये एनिमल सेल के बारे में बताते हैं, बट फिर भी उन्होंने एक प्लांट के बारे में एक यूनिक फीचर के बारे में बात की कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, और जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल का क्या है, एक प्रकार का यूनिक फीचर है, यानी कि एक अद्भुत लक्षण है। ठीक है, देन अब जो सेल जो थ्योरी थी उसमें इन दोनों साइंटिस्ट ने जो दो बेसिक चीजें थी वो तो बता दी, लेकिन एक चीज उन्होंने ये नहीं बताई कि जो सेल जो होती है वो बनती कैसे है। तो उसके बाद एक वो साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये बताया कि सेल बनती कैसे है। सेल जो थ्योरी है उसका एक मॉडिफिकेशन जो है वो एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चोव, उन्होंने दिया, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इसका मतलब ये होता है कि जो न्यू सेल है, न्यू सेल उसका जो निर्माण है वो ओल्ड सेल के डिवीजन से होता है, यानी कि जो न्यू सेल का फॉर्मेशन है वो पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसके डिवीजन से होता है। ये चीज रुडोल्फ विर्चोव ने बताई थी। और अब हम देखते हैं कि जो सेल है, सेल के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप के होते हैं, यानी कि जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं सेल के बेसिस पर। पहले होते हैं यूनिसेल्युलर और दूसरे होते हैं मल्टीसेल्युलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर जीव कौन से होते हैं और इनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनि मीन्स सिंगल, यानी कि एक, यानी कि जो जीव एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जो जीव जो होते हैं वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इसके अंदर जो एक ही सेल होती है तो जितने भी काम होते हैं सेल की या इन जीव के जितने भी काम होते हैं वो उसी एक ही सेल में होते हैं कंप्लीट। और मल्टीसेलुलर में जो हर सेल है उसका अलग अलग काम होता है, जैसे डाइजेशन के लिए अलग पार्ट होता है, रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल होती है, तो इस टाइप से होता है। अगर हम इनके एग्जाम्पल पूछ ले तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसके एग्जाम्पल है पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यूग्लिना। और मल्टीसेलुलर के हैं प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, और जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो सेल है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सेल जो होती है वो दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब हम देखेंगे प्रो का मतलब क्या होता है, पुराना, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी। और अगर यूकैरियोट्स में यू का क्या मतलब होता है, नया, या इसको बोल सकते हैं ट्रू। और कैरियन या कैरियो जो कि आप इनमें देख सकते हैं, इसका मतलब होता है केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है कि जिसके अंदर पुराना या प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है। इसका ये मतलब होता है कि इसमें जो ये जो सेल है वो पहली आई हुई है, और इसीलिए सेल जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, यानी कि सुविकसित सेल नहीं बोलेंगे इसको। इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। और यूकैरियोट्स में यानी कि नया जो केंद्रक है, यानी कि ये सेल जो है वो बाद में बनी है, और इसके अंदर जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखो ये जैसे मान लो कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ होता है, यानी कि इसमें ना तो न्यूक्लियोलस होती है जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका, और ना ही क्या होता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। यानी प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है।
अब हम सेकंड जो लक्षण है वो देखते हैं जेनेटिक मटेरियल का, यानी कि डीएनए। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और यूकेरियोट्स में भी जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। फिर इसमें डिफरेंस क्या हो गया कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, और जो यूकेरियोटिक होते हैं उसमें जो डीएनए होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। और एक तो ये डिफरेंस हो गया, और एक डिफरेंस ये है कि हमने देखा कि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो फिर जो ये डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है, और यूकेरियोट्स में जो डीएनए होता है वो प्रॉपर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब एक चीज और बता देती हूँ कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो किस में पाया जाता है, वो एक वायरस होता है पॉलीफेज वायरस, उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसके अलावा क्या डिफरेंस हो सकता है कि जो डीएनए है उसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए से कोई भी प्रोटीन जुड़ी हुई नहीं होती है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए से प्रोटीन जुड़ी होती है जिसको हम बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन। और एक चीज ये भी डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें मल्टी क्रोमोसोम पाया जाता है। और आपको तो पता होगा ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग में। तो एक बार मैं बता देती हूँ कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट जो डिफरेंस होता है कि दोनों में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, लेकिन इसमें जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो डीएनए होता है वो लीनियर टाइप का होता है, और वो जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है उससे कोई भी प्रोटीन नहीं जुड़ी होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है उससे हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी होती है। और एक डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें एक ही क्रोमोसोम होता है, जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें मल्टी क्रोमोसोम होते हैं। और हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना काफी है। और इसके अलावा ये भी बता देती हूँ कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो पॉलीफेज वायरस के अंदर पाया जाता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब थर्ड डिफरेंस है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कोशिकांग का है, यानी कि कोशिकांग जो होते हैं या ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं झिल्ली रहित, और एक होते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं उनके ऊपर झिल्ली जो होती है वो दो टाइप की पाई जाती है, एक तो सिंगल मेम्ब्रेन होती है और एक डबल मेम्ब्रेन होती है। तो सिंगल और डबल मेम्ब्रेन वाले जो कोशिकांग होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, और जिनके ऊपर झिल्ली नहीं होती है वो जो कोशिकांग है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो एक ही झिल्ली रहित कोशिकांग होता है जो कि होता है राइबोसोम, जो कि किसके अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। और यूकैरियोट्स में जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग और डबल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग पाए जाते हैं, जो कि होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो ये सब जो है वो झिल्ली युक्त कोशिकांग है। एक जो है वो झिल्ली रहित कोशिकांग जो मैंने आपको बताया राइबोसोम, वो यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है। यूकैरियोट्स में जो वो प्रोकैरियोटिक सेल में 70s टाइप का पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल में 70s और 80s टाइप का पाया जाता है। 70s टाइप का जो राइबोसोम होता है वो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जो 80s टाइप का जो राइबोसोम होता है वो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उस पर पाया जाता है, और साथ में साइटोप्लाज्म में भी बिखरा हुआ पाया जाता है। और राइबोसोम ये जो 70s टाइप का है ये इसमें साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आज का सारा टॉपिक। थैंक यू सो मच।